नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने एसडीजी इंडिया इंडेक्स तक बात कर लिया था। इस वीडियो में बात करेंगे उसके आगे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 के बारे में है। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो इस इंडेक्स को जारी किया जाता है FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, 2019 में पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। तो इस बार जो दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, उस दिवस पर इस इंडेक्स को जारी किया गया। क्या क्या पैरामीटर्स होंगे? पैरामीटर्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये देखना है कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, आगे चलें। तो इस इंडेक्स को जारी किया गया 7 जून 2020 को, जब दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसमें टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो जो बड़े राज्य हैं उसमें टॉप 3 कौन कौन से हैं? गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अगर छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में टॉप 3 कौन हैं? गोवा, मणिपुर और मेघालय। यूटीज़ की बात करें तो इसमें चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार। एक एक आप याद रख सकते हैं, जैसे कि बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा और यूटीज़ में कौन है? चंडीगढ़। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में है। ट्यूलिप एक फूल भी होता है, ठीक है। तो उसी के आधार पे द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम होता क्या है कि हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग का अभाव होता है। हालांकि हमारी इंजीनियरिंग शिक्षा पर भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इसके माध्यम से क्या किया गया कि द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, अर्थात आपको पता है कि सरकार अर्बन अर्थात शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए काफ़ी कार्य कर रही है। जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया गया सरकार के द्वारा। तो जो हमारे इंजीनियर्स निकलते हैं उन्हें स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत उन्हें के लिए, शहरों के विकास के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में ट्यूलिप को लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट 2020-21 में ही एस्पिरेशनल इंडिया थीम के अंतर्गत ट्यूलिप की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या होगा? इसमें जो हमारे इंजीनियर्स हैं उसमें शहरी निकायों में इंजीनियर्स को 1 साल के लिए नए इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देने के लिए मौका मिलेगा। अर्थात वो पढ़ाई करके जब निकलेंगे तो 1 साल तक वो स्थानीय निकायों में ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। ठीक है, बस इतना ही ट्यूलिप प्रोग्राम है, इतना ही याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए कि 2025 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसको किसके किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड AICTE, ऑल इंडिया, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। 2 AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर के समझौता हुआ है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में है। इसमें क्या चीज़ें हैं? आपको पता है कि कोविड-19 और लॉकडाउन, इन सभी वजहों से जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, अर्थात जो रेहड़ी वाले हैं, दिन भर कमाते हैं, फिर दिन कमाया खाया, उनका डेली का अर्निंग है, तो उनकी स्थिति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। तो उनके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लॉन्च किया गया। 1 जून 2020 को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PM स्वनिधि को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या खास बात है? यह एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना है। नाम से ही लग रहा है कि स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम, अर्थात इसमें आप छोटे लेवल पे आप क्रेडिट अर्थात लोन ले सकते हैं। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी होगी? सेंटर की होगी। ठीक है, यहाँ पर देखें तो इस योजना में क्या चीज़ें हैं? इस योजना में जो रेहड़ी वाले हैं वो अधिकतम 10,000 रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो ब्याज लगेगी, अगर कोई भी जो रेहड़ी वाला है व्यक्ति वो लोन को टाइम पर अदा कर देता है तो उसकी जो ब्याज होगी वो सरकार उस व्यक्ति के खाते में जमा कर देगी। ठीक है, और अगर समय से पहले ऋण दे दिया जाता है तो उस पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में है। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। 23 सितंबर 2018 को कहाँ से? रांची, झारखंड से किया गया था। और
जो हमारी 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी उसी में इसकी सिफारिश की गई थी कि हमारे देश के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा तरीके से प्रदान किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य को सभी को के पास स्वास्थ्य का अवसर होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज एक मिशन रखा गया, विज़न रखा गया। उसके तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया था झारखंड रांची से। इसमें लॉन्च तो किया गया था 2018 में ही। अब क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके तहत 1 करोड़ उपचार प्रदान किया गया 21 मई 2020 को, अर्थात 1 करोड़वा उपचार प्रदान किया गया। अर्थात इसके तहत अब तक 1 करोड़ लोग ट्रीटमेंट ले चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या क्या खास बातें हैं इसमें, इस योजना में? तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र, ठीक है, इसके तहत 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। और दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। हालांकि ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, कि इस स्कीम को किस नाम से जानते हैं, पूछा गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, इसके तहत क्या किया गया कि 10 करोड़ से अधिक परिवारों को, ठीक है, लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिवर्ष द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय देखभाल हेतु अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की, अर्थात कई बार जो हमारे PHC होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर केयर्स होते हैं, वहाँ पर सर्जरी, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं होती। वहाँ पर बुखार है, पेट दर्द है, मतलब नॉर्मल जो प्राथमिक बीमारियाँ होती हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जो गरीब समुदाय है वो द्वितीयक और तृतीयक, मान लीजिए किसी को हार्ट की बीमारी है तो वो PHC में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से सरकार ने प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया है। वो प्राइवेट या सरकारी, जो भी सरकार ने हॉस्पिटल को लिस्ट किया है इस योजना के तहत, वहाँ पर जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। किस आधार पे इसमें लोगों को शामिल किया गया? तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के आधार पे, जिसमें से 10.74 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। और इसमें जो केंद्र और राज्यों का योगदान है वो 60-40 का है, और पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों में 90:10 का है, अर्थात 60% सेंटर देगा, 40% स्टेट देगा, और 90% यहाँ पर सेंटर और 10% स्टेट का हिस्सा होगा। अभी कल की न्यूज़ है, आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 सितंबर को, तो हाईकोर्ट ने पूछा है, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने, कि बंगाल, दिल्ली और एक स्टेट है जिसने इस स्कीम को लॉन्च नहीं किया, तो उनसे पूछा गया है कि आपने इस स्कीम को लॉन्च क्यों नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें क्या है? मत्स्य संपदा योजना के बारे में नाम से ही लग रहा है कि फिशरीज, एक्वाकल्चर, इनसे संबंधित होगा ये। ठीक है, और इस स्कीम को मैं बता दूं कि 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया जा चुका है। चूँकि ये मैगज़ीन तब तक प्रिंट हो चुकी है तो ये 10 सितंबर की डेट इसमें नहीं होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का? देखिए, हमारे देश में फिशरीज, एक्वाकल्चर रोजगार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसमें लगभग 2.5 करोड़ आजीविका भी या रोजगार भी यह क्षेत्र प्रदान करता है। उद्देश्य क्या है कि हमारे किसानों को 2022 तक, हमारे जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनकी आय को दोगुना किया जाए। तो ये भी तो फार्मर्स में भी आते हैं, तो इनके लिए भी प्रयास करना होगा। तो सरकार ने इनको रोजगार प्रदान करने, इनकी आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पर 20 मई 2020 को हमारी कैबिनेट ने इस स्कीम को स्वीकृति प्रदान किया था, और इसको 10 सितंबर को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, 10 सितंबर को। आगे चलें। देखिए, इसका उद्देश्य है ब्लू क्रांति लाना है, नीली क्रांति। जैसे दुग्ध के लिए जो दूध का उत्पादन हमारे देश में तेज़ी से बढ़ा, उसके लिए श्वेत क्रांति नाम दिया गया। तो यहाँ पर मत्स्य पालन को तेज़ी से बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति लाने की बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें कोई भी बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। प्रधानमंत्री के PMKSY के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी। KSY का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, ये
2018 यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था सवाल, ठीक है, संपदा योजना के बारे में। संपदा का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ठीक है। तो ये संपदा योजना है। इसके तहत जो पहले संपदा योजना इसका नाम था, अब इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY, पहले संपदा स्कीम था, अब इसका नाम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया है, ठीक। और इसका जो कार्यान्वयन है वो कौन कर रहा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कर रहा है। आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या खास बातें हैं। इसके तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो कि देश के लगभग 17 राज्यों में फैला है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आना, आप छोड़ सकते हैं इनको बिल्कुल भी। ये पॉइंट मेन है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में ऑटोमेटिक मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है। अगर कोई भी फॉरेन पर्सन या कंपनी भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसे सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मार्ग से आ सकती है, 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। वधावन में नया प्रमुख बंदरगाह, जो अब देखें तो भारत में अभी तक कुल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। उनके नाम: दीनदयाल बंदरगाह कांडला, मुंबई JNPT अर्थात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मोर्मुगांव, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराजार, पहले इसका नाम एन्नौर था, वीवो, चिदम्बरनार, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता, जिसमें हल्दिया भी शामिल है। तो अभी एक नया बंदरगाह बनाने की बात हुई है, वधावन। ये कहाँ पर है? वधावन है महाराष्ट्र में, ठीक है, वधावन महाराष्ट्र में है और ये अपनी तरह का 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा। आप सभी बंदरगाह की लोकेशन एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि लोकेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, यहाँ पर मुंबई JNPT, मोर्मुगांव, न्यू मैंगलोर, कोचीन, तूतीकोरिन या वीवो, चिदम्बरनार पोर्ट, चेन्नई, कामराजार, विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया और इसके नीचे है, ऊपर है कोलकाता, ठीक है। ये मेजर पोर्ट्स हैं और जो 13वां बन रहा है वो वधावन महाराष्ट्र में। आगे चलें। इस बंदरगाह को लैंड ऑफ लॉर्ड मॉडल के आधार पर विकसित किया गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आना। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ है, महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के रूप में विद्यमान है। ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक बोडो समझौता संपन्न हुआ। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा है वहाँ पर बहुत ही अस्थिरता विद्यमान है। वहाँ पर बहुत से रिबेल ग्रुप हैं। जो कोई एक ग्रुप है जो आज़ादी की मांग कर रहा है, ग्रेटर नागालैंड, उसे देश चाहिए, कोई राज्य की मांग कर रहा है, कोई स्वायत्तता की मांग कर रहा है, कोई टेरिटोरियल काउंसिल की मांग कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर अस्थिरता विद्यमान है। तो इसी क्रम में असम में एक बोडो समुदाय है जो अपने लिए बोडो लैंड राज्य की मांग करता है। बोडो जो जनजाति है वो कहाँ रहती है? असम में रहती है। असम का 5 से 6% इनकी आबादी है, कुल आबादी का 5 से 6% है, जो छठी अनुसूची में भी शामिल है। छठी अनुसूची में आपको पता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 स्टेट्स को शामिल किया गया है और वहाँ पर रहने वाली जो जनजातियाँ हैं उनके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है, तो ये उसमें भी शामिल है। लेकिन बावजूद इसके अधिकतर जो बोडो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं। वो अपनी एथनिक आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लेकर के, संस्कृति, भाषा आदि की सुरक्षा को लेकर के वो एक अलग बोडोलैंड राज्य की मांग कर रही हैं, ठीक है। बोडोलैंड को लगता है कि हाँ, इस स्टेट में जो बोडो समुदाय है उसकी संस्कृति खतरे में है, यहाँ पर जो बाहरी लोग आते हैं उससे उनकी संस्कृति, धर्म ये सब खतरे में पड़ रहा है। इस वजह से इनकी सुरक्षा के लिए वो एक अलग बोडोलैंड राज्य की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखें, ये जो 4 स्टेट्स हैं, चिरांग, बक्सा, उदलगुड़ी और कोकराझार, ये वो स्टेट हैं। हाँ, पहले पढ़ लीजिए फिर दिखाता हूँ मैं। देखिए, 27 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो प्रतिनिधियों के मध्य नई दिल्ली में तीसरा और स्थायी बोडो समझौता संपन्न हुआ। केंद्र, सेंटर, असम स्टेट और बोडो प्रतिनिधियों के बीच, ठीक है। इससे पहले 1993 और 2003 में बोडो समझौते हो चुके थे। मैं आपको बता दूं कि आपका मेंस का भी टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी से ये रिलेटेड है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इस समझौते में क्या हुआ? इस समझौते में 1500 सशस्त्र बोडो उग्रवादी हिंसा का रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा में वापस लौटेंगे। जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल है उसका नया नाम बोडो टेरिटोरियल रीजन हो जाएगा और BTR अर्थात बोडो टेरिटोरियल रीजन
कि छठी अनुसूची के तहत 4 जिलों कोकराझार, चिरांग, उदलगुड़ी तथा बक्सा में भी इसको विस्तारित किया जाएगा। ठीक है, इसको ये विस्तारित होगा कोकराझार, चिरांग, उदलगुड़ी और बक्सा। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, इसका एरिया कहाँ होगा? असम के 4 जिलों में, कोकराझार, चिरांग, उदलगुड़ी और बक्सा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इनकी लोकेशन क्या क्या है। देखिए सबसे ज़्यादा वायलेंस हिट डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ देखें यह है कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुड़ी। ठीक, अब ये जो बोडो टेरिटोरियल ये तो रीज़न हो गया, लेकिन वो बोडो लैंड की मांग कर रहे हैं, तो उसका रीज़न कौन सा है? देखिए इनका जो आंदोलन है बोडो समुदाय के लोगों का, वो कहते हैं कि असम को आधा आधा बांटा जाए, 50%, 50-50 होना चाहिए। ये बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं। वो ग्रुप जो कह रहा है कि हमें एक बोडोलैंड स्टेट चाहिए, अलग स्टेट चाहिए, वो इतने एरिया को बोडोलैंड के रूप में मानता है। वैसे तो असम एक तरीके से फिर कुछ बचेगा भी नहीं, क्योंकि नीचे जो है वो ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहे हैं, उनका एरिया यहाँ तक आता है। वो कहते हैं कि नागालैंड और असम के हिस्सों को मिला करके हमें एक ग्रेटर नागालैंड देश चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी वहाँ पर है, तो ये बोडोलैंड हुआ। अब आगे देखें, यहाँ पर देख सकते हैं असम 50-50 डिवाइड करिए, वी वांट बोडोलैंड। ठीक, अब यहाँ पर कुछ और बातें इस समझौते में। ऐसे गांव जो कि बोडो जनसंख्या बहुल हैं और बीटीआर में शामिल नहीं है, अर्थात कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर बोडो समुदाय के लोग तो बहुत हैं, लेकिन वो बीटीआर में शामिल अभी नहीं हैं, उन्हें बीटीआर में शामिल किया जाएगा। और जो बोडो जनसंख्या बहुल नहीं है फिर भी वो बीटीआर में है, तो उन्हें बीटीआर से हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि बोडो समुदाय कहाँ पर पाया जाता है? असम में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश 3 राजधानियाँ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के समग्र विकास के लिए जी.एन. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ होनी चाहिए, विशाखापत्तनम, अमरावती और कुरनूल। कहाँ पर? विशाखापत्तनम, अमरावती और कुरनूल। ठीक है, यहाँ पर 3 राजधानियाँ कौन कौन सी होंगी देख लीजिएगा। अमरावती विधायी राजधानी होगी। ठीक है, अमरावती विधायी, विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी और कुरनूल को न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा। इनकी लोकेशन भी आपके लिए जानना मस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर विशाखापत्तनम, अमरावती और कुरनूल। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज़ याद रखना है कि 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश विधानसभा के द्वारा राज्य विधान परिषद के उत्साधन हेतु एक वैधानिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। अर्थात आंध्र प्रदेश ने कहा कि हमें विधान परिषद नहीं चाहिए। अच्छा, विधान परिषद के गठन और समाप्ति के प्रावधान क्या हैं? आपको पता होगा कि विधानसभा के द्वारा इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा और संसद के द्वारा इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड ने भी अपनी एक दूसरी राजधानी बनाई जिसका नाम क्या है? गैरसैंण या भराड़ी सैण। ठीक है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के समय राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की स्वीकृति के बाद इस अधिसूचना को जारी किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जिसकी अपनी स्थायी राजधानी की घोषणा से पहले ही ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई है। अभी तक उत्तराखंड की अपनी कोई स्थायी राजधानी नहीं है। ठीक है, देखिए लोकेशन देख लीजिए, क्यों ज़रूरी पड़ गया आखिर दूसरी राजधानी बनाना। ये उत्तराखंड का मैप, और उत्तराखंड जो देहरादून है वो कहाँ पर है? यहाँ पर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो उसे यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए, अपनी राजधानी जाने के लिए एक लंबा टाइम और सफ़र करना पड़ता है। तो अगर एक राजधानी यहाँ पर गैरसैंण भी होगी तो इससे लोगों को आसानी होगी राजधानी तक पहुँचने में, भले ही कुछ वक्त के लिए ही सही। तो यहाँ पर उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ गैरसैंण और देहरादून। क्लियर? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।